हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आज साइकोलॉजी की क्लास है और साइकोलॉजी की क्लास में जो हमने लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था हमने साइकोलॉजी के बेसिक बिल्कुल जीरो कि कहां से साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई है, कैसे कैसे हुई है, किस साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है साइकोलॉजी को किस शताब्दी के अंदर। तो आज जो हमारी क्लास है, आज हम थ्योरी पढ़ेंगे। साइकोलॉजी के अंदर जो थ्योरी होगी वो होगी सिगमंड फ्राइड की। साइकोलॉजी हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान। आज की जो थ्योरी है वो थ्योरी है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो किसने दी थी? सिगमंड फ्राइड ने। तो सिगमंड फ्राइड ने, मैं लिख देता हूं थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति संरचना को दो भागों में बांटा है। जो फर्स्ट भाग है उसे कहते हैं स्थूल रूपरेखीय पहलू। और जो दूसरा भाग है उसे कहते हैं गतिशील रूपरेखीय पहलू। समझना, मैं दोबारा बता देता हूं आपको भाई। सिगमंड फ्राइड ने थ्योरी दी थी व्यक्ति संरचना, यानी व्यक्ति संरचना को दो भागों में बांट दिया। पहला जो है वो है स्थूल रूपरेखीय पहलू, जो दूसरा है वो है गतिशील रूपरेखीय पहलू। इन्होंने स्थूल रूपरेखीय जो पहलू है इसके अंदर एक थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी का नाम था मनो विश्लेषणात्मक सिद्धांत। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो साइको एनालिसिस थ्योरी। इंपोर्टेंट थ्योरी है एग्जाम के लिए, ये याद रखना, हर एग्जाम में आती है। उसी तरीके से गतिशील रूपरेखा के अंदर जो इन्होंने थ्योरी दी थी वो दी थी गत्यात्मक या संरचनात्मक। ये याद रखना भाई। अगर मैं बात करूं इन्होंने गतिशील रूपरेखीय पहलू के अंदर कौन सी थ्योरी दी थी, गत्यात्मक या संरचनात्मक थ्योरी। और इन्होंने स्थूल रूपरेखीय पहलू के अंदर कौन सी दी थी? इन्होंने दी थी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी कि साइको एनालिसिस थ्योरी। ये चीज क्लियर है आप लोगों की। उसके बाद में इन्होंने जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है इसके मन के अंदर अलग पार्ट बताए इन्होंने। उसी तरीके से गत्यात्मक संरचनात्मक पहलू के अंदर जो मन है उसके अलग पार्ट बताए हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो एक एक करके इन्हें डिफाइन करते हैं कि इन्होंने क्या बताया था, किस पहलू के अंदर या किस थ्योरी के अंदर कौन सा सिद्धांत दिया था, क्या कहा था इन्होंने। तो समझना इस चीज को। मनो विश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी कि साइको एनालिसिस थ्योरी। अगर बात आ जाए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो हमेशा याद रखना किसने दिया है? फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड। ये चीज याद रखना। अगर मैं बात करूं
इन्होंने मन के पार्ट को, यानी कि जो मन है, मैं यहां लिख देता हूं, मन को 3 भागों में बांटा है। जो पहला भाग है उसे कहते हैं चेतन, चेतन मन। जो दूसरा पार्ट होता है मन का वो होता है अचेतन, अचेतन मन। और जो तीसरा होता है उसे कहा जाता है अर्धचेतन। ये चीज क्लियर है? तो याद रखना इस चीज को। अगर मैं बात करूं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंदर मन के कितने पार्ट बताए थे? 3 पार्ट, 3 हिस्से बताए हैं, 3 भाग बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है चेतन, दूसरा है अचेतन, और तीसरा कौन सा है? अर्धचेतन। अब डिफाइंड करेंगे मन का चेतन भाग कौन सा होता है, अचेतन भाग कौन सा होता है, अर्धचेतन कौन सा होता है। चेतन के अंदर जो व्यक्ति होते हैं वो क्या काम करते हैं, अचेतन में क्या काम करता है, अर्धचेतन में क्या काम करता है। तो मैं सारी चीज बताता हूं भैया आपको। सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चेतन के बारे में। तो याद रखना मैं चेतन के बारे में बता रहा हूं। जो चेतन भाग होता है यह मन का 1/10 भाग होता है, या मैं कह सकता हूं 10%, यानी 10%। हमेशा याद रखना ये चीज। अगर पूछ लिया जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है कि जो मन का जो चेतन भाग होता है वो कितने % होता है, तो हमेशा याद रखना 10% या फिर 1/10। क्लियर है ये चीज? दूसरा पॉइंट, जो चेतन भाग होता है वो होता कौन सा है, ये याद रखना, यह व्यक्ति की जागृत अवस्था होती है। जागृत अवस्था का मतलब क्या है? जो व्यक्ति को वर्तमान में, प्रेजेंट से जोड़ता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, अब मैं तुम्हें पढ़ाने लग रहा हूं और तुम लोग मेरी क्लास देख रहे हो या ध्यान से पढ़ रहे हो। अब क्या आपका पूरा कंसंट्रेशन ये है कि सर क्या बोल रहे हैं, जो सर बोल रहे हैं कोई चीज रह ना जाए। क्यों? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिस समय हम प्रेजेंट में रहते हैं, हमारा माइंड सब चीज हम बस ये देखते हैं कि हाँ मुझे इस पे फोकस करना है, तो उस समय मन का कौन सा भाग काम करता है? याद रखना, उस समय मन का चेतन भाग काम करता है। तो क्लियर है चीज? व्यक्ति की जागृत अवस्था को क्या कहते हैं? चेतन मन कहते हैं। तीस चीज याद रखना, यह वर्तमान से जोड़ता है। क्या करता है? वर्तमान से जोड़ता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मन का वह कौन सा भाग है जो बच्चे को वर्तमान अवस्था से जोड़ता है, तो याद रखना कौन सा होता है? चेतन भाग। क्लियर है ये चीज आपकी? यानी चेतन में हमेशा क्या होगा? ये मन का 1/10 भाग है। ये क्या होती है? ये व्यक्ति की जागृत अवस्था है। और थर्ड चीज क्या है हमेशा भाई? कि यह व्यक्ति को वर्तमान समय से जोड़ता है। क्लियर है चीज? तो यानी चेतन जो है वो आपका कंप्लीट हुआ। अब मैं बात करता हूं अचेतन भाग की, कि जो अचेतन है उसका क्या काम होता है, इस चीज को समझना। अगर मैं अचेतन की बात करूं तो याद रखना, जो अचेतन है यह मन का 1/9 भाग होता है, या मैं कह सकता हूं 90% होता है। यह चीज हमेशा याद रखना। यानी कि मन का कितना % भाग होता है? 1/9% होता है, या फिर क्या 1/9 भाग, या फिर क्या होता है 90% होता है। यह चीज क्लियर? अब यह होता कौन सा है अचेतन? देखिए, जब व्यक्ति कुछ अपनी बुरी चीजों को भूलना चाहता है, उसके कोई बुरे एक्सपीरियंस से ही, या वो चाहता है कि यार मैंने कुछ बुरा सपना देखा मैं उसे भूल जाऊं, जहां हम किसी भी चीज को भूलने की कोशिश करते हैं, वो समझ लेना मन का कौन सा भाग काम कर रहा था उस समय, या मन का कौन सा भाग काम कर रहा होता है? वो कर रहा होता है अचेतन भाग। यानी कि जब भी आप किसी कटु अनुभव को, बुरी बातों को, या अपनी जो कामुकता की बातें होती जो पूरी नहीं होती, उन सभी को जब हम भूलने की बात करते हैं, तो वो मन का कौन सा भाग वो का काम करता है जी? ये करता है अचेतन। क्लियर है चीज? यानी कि यह कटु अनुभव, दुखद बातें, क्लियर चीज? कटु अनुभव, दुखद बातों को भूलने में मदद करता है, भूलने में मदद करता है।
इस चीज को समझना। यानी कि अचेतन का काम क्या होता है, कटु अनुभव, यानी कि जैसे किसी भी चीज का हमें बुरा एक्सपीरियंस हो गया, अब हम चाहते हैं कि जो काम हमने किया है वो काम और कोई ना करे, तो क्या करेंगे, हम उन्हें भूलने की कोशिश करेंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे यार हाँ कि हमने कुछ ऐसा काम किया है। तो हम क्या करेंगे, अपने छोटों से भाई ऐसा काम मत करना, क्यों, क्योंकि हमें अनुभव है कि जो चीज तुम करने जा रहे हो वो गलत है। क्लियर है चीज, यानी कि जहां भी आप बुरी बातों को भूलने की कोशिश करोगे वो हमेशा मन का कौन सा भाग होता है भाई, वो मन का होता है अचेतन भाग। क्लियर है चीज। उसके बाद अर्धचेतन, अर्धचेतन का काम क्या होता है, अर्धचेतन की बात बताऊं भाई मैं आपको। जो अर्धचेतन है वो चेतन और अचेतन मन के बीच की अवस्था होती है। वो कौन सी होती है, चेतन और अचेतन मन के बीच की अवस्था। जैसे मैं आपको बताता हूं भाई, अगर मैं यहां की बात करूं अर्धचेतन की, मैं ऊपर लिख देता हूं उसे समझना। अर्धचेतन, इस चीज को समझना। जो अर्धचेतन होता है ये क्या होता है, ये चेतन और अचेतन मन के बीच की अवस्था होती है। जैसे कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम भूल गए हों लेकिन हमें याद हैं। जैसे कुछ टाइम, बहुत दिनों बाद कोई हमें दोस्त मिला हमारा, और एकदम हम उसे देख के अरे भाई मैं तुझे जानता हूं, एकदम दिमाग में उस चीज की इमेज बनेगी, यार मैं इसे जानता तो हूं लेकिन इसका नाम क्या है, नाम याद नहीं आ रहा। फिर हम क्या करेंगे, उससे पूछेंगे भाई यार एक बार बस तू अपना नाम बताइए, वैसे मुझे याद आ रहा है लेकिन एक बार थोड़ा बस अक्षर बता दे, मैं भूल रहा हूं उस चीज को। जैसे ही हमने उन चीजों को दोबारा से याद किया तो वो काम किसका होता है, अर्धचेतन का। यानी कि यह पहला पॉइंट लिख रहा हूं, चेतन और अचेतन मन की बीच की अवस्था है। अवस्था है। क्लियर है चीज। दूसरी चीज समझने से, किसी बात को अटक जाना, हकला जाना, ये सारे के सारे काम किसका होता है, अर्धचेतन का। अभी सर ने कोई क्वेश्चन पूछा आपसे कि भाई मैंने आपको पिछली क्लास में, या मैं अगर बात करूं, मैंने आपसे, मैं पूछने लगूं, मैंने आपको पिछली क्लास में जो पढ़ाया था उससे क्वेश्चन कर रहा हूं, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन किया, आपको याद तो है लेकिन आप भूल गए, सर बस थोड़ा सा एक बार बता दो, थोड़ी हेल्प कर दो, उसके बाद हमें सारी चीज याद हो जाएंगी। जब हम ऐसी कंडीशन करते हैं कि याद तो है, यानी कि जवान पे तो घूम रहा है लेकिन बस याद नहीं आ रहा, बस थोड़ी हेल्प कर दो, उस समय मन का कौन सा भाग काम कर रहा होता है, अर्धचेतन। लेकिन जैसे ही तुमने उन चीजों को याद कर लिया दोबारा से, उस समय आप कौन सी अवस्था में पहुंच गए, समझना, याद कर लिया तो कहां पहुंच जाएंगे, याद कर ले तो प्रेजेंट से जुड़कर, प्रेजेंट का काम किसका होता है, प्रेजेंट का जो काम होता है वो होता था चेतन मन का। तो किसका होता था, चेतन का। मैंने तुम्हें भी यही चीज बताई थी, हमेशा याद रखना, वर्तमान से जोड़ने का काम होता है चेतन का। तो याद रखना, दोबारा से भूली हुई बातों को दोबारा से याद करना, या फिर भूली हुई बातों से दोबारा से चेतन मन में जाना, वो कौन, किसकी हेल्प से जाते हैं हम, अर्धचेतन की हेल्प से। ये चीज क्लियर है आपकी भाई, समझना इस चीज को, मैं दोबारा बता रहा हूं। अर्धचेतन का काम क्या होता है, अटक जाना, हकला जाना, या फिर क्या होता है, यह चेतन और अचेतन मन की बीच की अवस्था है। जैसे ही आप बातों को भूल रहे हैं, अचेतन हो गया, लेकिन जैसे ही आपको वो दोबारा से याद आई है, कहां पहुंच गए भाई आप, चेतन में पहुंच गए। ये चीज क्लियर है आपकी। तो मैं आपको तीनों की चीजों को फिर बता देता हूं। जो यह चेतन जो मन का भाग होता है वो 1/10 या 10% होता है, या फिर क्या होता है, वो वर्तमान अवस्था से व्यक्ति को जोड़ता है। अचेतन का काम क्या होता है, ये 1/9 भाग होता है, और व्यक्ति में क्या करता है, यह व्यक्ति में जितने भी उसके दुखी कटु अनुभव होते हैं, दुखी बातें होती हैं जिससे उसे दुख पहुंचता है, जिन्हें वो भूलना चाह रहा हो। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे हम घर के अंदर वेस्टेज के लिए क्या स्टोर रूम बना देते हैं, यानी कि जितनी वेस्टेज चीजें हैं उसके अंदर डाल दो, तो सेम कंडीशन है। जितनी भी बुरी चीजें होती हैं, मन का भाग क्या करता है, उन सबको उठाता है और किस चीज में डाल देता है, अर्धचेतन मन के अंदर डाल देता है। ये चीज क्लियर हुई आपकी भाई। और फिर उसके बाद में, सॉरी,
वो जितनी भी बुरी चीजें वो किस में डालता है, अचेतन मन के अंदर। अर्धचेतन का काम क्या होता है, जैसे आप बातों को भूल रहे हो, उन्हें दोबारा से याद कर रहे हो, और आपने जैसे वो याद कर लिया, भूल रहे हो, तो किसका काम हो गया भाई, अचेतन का। जैसे वो तुमने दोबारा से याद कर ली तो कहां पहुंच गया, चेतन में। तो ये चीज क्लियर है, यानी कि चेतन मन में वापसी लाने का जो वो होता है, मन का कौन सा भाग काम करता है, तो हमेशा याद रखना अर्धचेतन करता है। ये चीज क्लियर हुई। तो मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूं, अगर एग्जाम में आ जाए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो सिगमंड फ्राइड ने दिया है। इन्होंने मन के कितने भाग बताए, कितनी दशा बताई है, तो हमेशा याद रखना 3 बताई है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। ये चीज क्लियर हुई आपकी। उसके बाद चलते हैं दूसरी थ्योरी पर, यानी कि गतिशील के अंदर। अगर आपसे एग्जाम में यह पूछ ले जाए कि जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो किस थ्योरी के अंदर आता है, तो हमेशा याद रखना स्थूल रूपरेखा के अंदर, और जो आपका संरचनात्मक गत्यात्मक है वो किसके अंदर आता है, वो गतिशील के अंदर। ये चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि कंफ्यूज अगर थोड़ा लेवल बढ़ता है तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं भाई, ये चीज याद रखना थोड़ा। अब मैं बात करता हूं गतिशील के बारे में। गतिशील पहलू, गतिशील पहलू, इस गतिशील पहलू के अंदर कौन सी थ्योरी दी थी भाई, संरचनात्मक या गत्यात्मक सिद्धांत। किसने दिया था, यह दिया था फ्राइड ने। किसने दिया था, फ्राइड ने। इस चीज को समझना। अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने यहां पे मन के 3 भाग बताए हैं। इसमें भी कितने भाग बताए हैं, 3 भाग। जो पहला भाग होता है वो होता है इड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं इदम। दूसरा भाग होता है वो होता है ईगो, यानी कि अहम। जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है सुपर ईगो, यानी कि परम अहम। इस चीज को समझना। जो इड का काम होता है वो क्या होता है, इदम का काम क्या होता है मन के अंदर, ईगो का काम क्या होता है, और सुपर ईगो का काम क्या होता है, इस चीज को समझना। यानी कि फ्राइड ने कहा था, वो भी 3 पार्टों में बांटा था, लेकिन उनका अलग काम था और इनका क्या है, अलग काम है, लेकिन ये एक दूसरे को जोड़ते हैं। अगर मैं बात करूं इदम की, इदम जो व्यक्तियों में पाया जाता है, ये याद रखना। मैं इदम के पॉइंट लिख रहा हूं एक एक करके भाई। सबसे पहले मैं आपको इदम के बारे में बताऊंगा, मैं इसे रफ कर रहा हूं। तो पहले मैं आपको इदम के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद में ईगो के बारे में, और उसके बाद फिर सुपर ईगो के बारे में। तो समझना इस चीज को। अगर मैं बात करूं इड के बारे में, यानी कि इदम के बारे में, समझना इस चीज को। फर्स्ट पार्ट है ये। इसे सुखवादी सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, सुखवादी सिद्धांत। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सुखवादी सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो याद रखना इदम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इदम को भाई, सुखवादी सिद्धांत। दूसरा पॉइंट क्या बनता है इससे रिलेटेड, यह जन्मजात होता है। यह क्या होता है, जन्मजात होता है। याद रखना इदम जन्मजात होता है। और थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, जब जन्मजात है तो हर किसी में पाया जाता है। इदम क्या होता है, हर किसी में पाया जाता है। क्लियर है ये चीज। तीसरा पॉइंट समझना, यह अपराध प्रवृत्ति लोगों में, अपराध प्रवृत्ति लोगों में अधिक होता है। ठीक है, ये चीज अपराध प्रवृत्ति लोगों में क्या होता है, अधिक होता है। और इसके अंदर जो मन का भाग आता है, जो इससे पहले, वो आता है अचेतन पार्ट। इसके अंदर मन का कौन सा भाग आता है, अचेतन भाग आता है। इस चीज को समझना। मैं आपको सारी चीज क्लियर करता हूं। देखो, ये सुखवादी सिद्धांत है, क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या, जन्मजात होता है, ये सभी के अंदर पाया जाता है। अपराध प्रवृत्ति लोगों में अधिक होता है, और अचेतन भाग इसके अंदर काम करता है। सुखवादी सिद्धांत क्या है, जन्मजात क्या है, इस चीज को समझना। सभी लोगों में अपराध प्रवृत्ति में क्यों, मैंने आज कोई चोरी की,
मैंने घर में चोरी की पैसों के लिए, या अगर मैं बात करूं किसी बच्चे ने चोरी की कहीं से भी, वो चोरी क्यों करता है कोई भी? क्योंकि वो जिस चीज की चोरी करेगा वो उस चीज से सुख पाना चाहता है, चाहे वो कुछ भी हो। किसी ने कोई खाने की चीज चुराई हो, यानी कि वो क्या करेगा, उस चीजें खाने के सुख पाएगा, खाने के बाद क्या करेगा, सुख पाएगा। अगर मैं बात करूं आपसे, किसी ने पैसे की चोरी की है तो उन पैसे से वो कुछ ना कुछ खरीदेगा अपने लिए ताकि वो सुख प्राप्त कर सके। तो क्या हुआ, सुखवादी सिद्धांत क्लियर है चीज। दूसरा समझना, जन्मजात होती है। भाई कोई भी व्यक्ति ये थोड़ी नहीं चाहता है कि मैं दुखी रहूं, नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता। सभी लोग क्या चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि भाई बस मैं क्या करूं, जब से जीना सीखेंगे और जब तक मरेंगे बस क्या है, सुख ही सुख होना चाहिए। उसे पता है कि दुख भी आएंगे सुख भी आएंगे, लेकिन वो चाहता है कि दुख ना आए, हमेशा क्या है, सुख आए। ये हर कोई व्यक्ति चाहता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई और है, सब लोग ये चाहते हैं कि भाई सुख होना चाहिए। तीसरा है, अपराध प्रवृत्ति के लोगों में अधिक होता है, अपराध प्रवृत्ति के लोगों में अधिक, इस चीज को समझना। और अचेतन, अचेतन का काम क्या होता है, भूल जाना। अब अपराध, अब मैंने कोई चोरी की, या किसी बच्चे ने भी घर में से कुछ पैसे चुराए, 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए, कुछ भी, उसने कुछ भी चुराया घर से, वो क्या करेगा, घर में पता थोड़ी नहीं चल रहा है किसी को। फिर उसके बाद क्या करेगा, उसने 100 रुपए चुराई, घर में पता चली, मम्मी ने पापा ने डांटा, उसे पीटा, वो क्या सोचेगा, आज के बाद चोरी नहीं करनी। अब 1 महीना बीत जाए, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, फिर उसे पैसे दिखाई दिए, उसे जरूरत हुई, बाहर से कुछ सामान लेके आना है, फैमिली में नहीं बताना चाहता, पैसे देखने को क्या करे, फिर निकालेगा। निकालने के बाद क्या करेगा, वो नहीं बताएगा, उससे ये भूल गया कि पिछली बार मेरी पिटाई हुई थी, पकड़ा गया था, भूल गया। जहां भूलने की बात आ गई तो क्या होगा, अचेतन भाग। ठीक है। अपराध, उसने अपराध किया इसलिए उसे पता है मुझे सुख चाहिए, चाहे कहीं से भी चाहिए। अगर मैं बात करूं अपराध प्रवृत्ति की, जो कसाई लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि भाई अब शायद चल ठीक है, जो मैं काम कर रहा हूं इससे मेरे घर का रोजगार चल रहा है, 2 पैसे आ रहे हैं, घर का मेरा पालन पोषण हो रहा है। लेकिन जैसे उसने कोई भी, जैसे सपोज करना, अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपसे कहूं, कोई मुर्गे वाला है, उसने मुर्गे को मारा, दुख होता होगा उसे भी कि भाई मैं एक जीव की हत्या कर रहा हूं, लेकिन क्या होता है, उसे पता अपने फैमिली का पेट भी भरना है उसी चीज से, उस पैसे से जो भी आएगी। वो माइंड में सोचेगा चल मैं गलत कर रहा हूं। फिर कोई 2 मिनट कोई उसके पास नहीं आया, उसने उसको मार दिया, फिर कोई दूसरा बंदा है कि भाई मुझे मुर्गा चाहिए, वो क्या करेगा, वो सेम कंडीशन करेगा, वो उसके लिए क्या करेगा भाई, वो उससे पूछ कहेगा हाँ भाई दोबारा से, वो उस काम करेगा, फिर उसे दुख होगा। यानी कि अपराध वाले लोग करते तो रहते हैं कि हाँ जो मैंने की गलती की है, लेकिन वो ये नहीं है कि उस गलती को छोड़ दें, वो बार बार उसी चीज को करते रहते हैं। और जहां बार बार बुरे लोग उसी चीज को करते रहे तो क्या होता है भाई, अपराध प्रवृत्ति के। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सुखवादी सिद्धांत। ये चीज क्लियर है आपकी? ठीक है भाई, तो आशा करता हूं भाई सभी लोगों को इस अच्छे से समझ में आई हो। अगर ना आया हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें। दूसरा जो मैंने आपको बताया था वो बताया था ईगो। ईगो यानी अहम। इस चीज को समझना अहम के बारे में। अगर मैं अहम की बात करूं, आप ये मत सोचना ईगो माने घमंड हो गया किसी के अंदर। ईगो कभी भी घमंड नहीं होता। हमेशा रखना, इस वाले ईगो की बात कर रहा हूं मैं, उस वाले ईगो की बात नहीं कर रहा जो घमंड वाला है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। अहम यानी यह वास्तविकता का सिद्धांत है। यह क्या है, वास्तविकता का सिद्धांत है। इसके अंदर मन का कौन सा भाग काम करता है, चेतन। यह व्यक्ति को जागृत अवस्था या वर्तमान समय से जोड़ता है। समझना इस चीज को भाई। ईगो, वास्तविकता का सिद्धांत क्या है, जो भी चीज है प्रेजेंट में उसी से जोड़ेगा। आज प्रेजेंट में कोई हम लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो क्या है, हम सिर्फ इसी के बारे में, हमें पता है हमें भाई ये चीजें ध्यान से सुननी है, मुझे अच्छे से पढ़ाना है, आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि दोनों चीजें एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो जहां हम एक दूसरे से जुड़े, या फिर क्या है, जब हम किसी चीज को बड़े ध्यान से सुनते हैं कि भाई ध्यान, कुछ बातें कुछ मिस ना हो जाए, या कोई मूवी आ रही है, अगर कोई हम फिल्म देख रहे हैं, कोई नई फिल्म आई है, हमें पता है उसका ट्रेलर बहुत अच्छा है और हम वो मूवी देखनी, तो क्या है, हम उस मूवी को छोड़ नहीं सकते। अगर
घर वाले किसी काम के लिए बोलेंगे ना तो हम बस 2 मिनट रुक जाओ, ब्रेक आने दो, तब जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक भी जो शब्द है या 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की कुछ भी चीज मूवी रह ना जाए, क्योंकि हम उस चीज को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते। तो जहां भी हम किसी चीज के साथ जुड़ते हैं तो वो क्या होता है? वास्तविकता का सिद्धांत। दूसरा है चेतन भक्त। मैंने आपको यह बताया, जो वर्तमान समय से जोड़ता है या जो व्यक्ति की जागृत अवस्था होती है वो किसके अंदर होता है? हमेशा याद रखना, ईगो के अंदर होता है। तीसरी चीज क्या बताई मैंने आपको? वर्तमान समय से जोड़ता है। वर्तमान समय से क्यों जोड़ता है? वर्तमान समय से इसलिए जोड़ता है क्योंकि वो प्रेजेंट में जुड़ रहा है। वास्तविकता का सिद्धांत है। इसी शब्द ने सारी चीज बता दी भाई, समझना, वास्तविकता ने, ठीक है। और दूसरी चीज जो थोड़ी बहुत रह रही है वो चेतन मन ने, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूं गतिशील के बारे में या स्थूल रूपरेखे के बारे में, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि मन के ही पार्ट हैं। थ्योरी भी किसने दी है? एक ही राइटर ने दी है। अगर अलग अलग राइटर देते शायद हो सकता था कि अलग अलग वो हों, दोनों की सोच अलग हो, लेकिन क्या है? एक ही है। तीसरी जो चीज बताई थी, ये चीज समझना, अगर मैं बात करूं सुपर ईगो के बारे में, किसके बारे में? सुपर ईगो के बारे में, तो समझना सुपर ईगो के बारे में। मैं आपको बता देता हूं भाई, यानी कि परम अहम। इसे नैतिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? नैतिकता का सिद्धांत। इसे नैतिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। जो सुपर ईगो होती है यह ऋषि मुनियों में अधिक पाई जाती है, या मैं कह सकता हूं बुढ़ापे अवस्था या बुढ़ापे में। तीसरी चीज समझना इसी में, यह उम्र के साथ, यानी कि यह एज के साथ बढ़ती रहती है। चीज क्लियर है? तो समझना, मैं आपको बता देता हूं। सुपर ईगो को क्या कहा गया? नैतिकता का सिद्धांत। तो नैतिकता के सिद्धांत में नैतिकता का मतलब क्या होता है? नैतिकता का मतलब होता है जहां हम किसी भी चीज के बारे में, अच्छे और बुरे के बारे में हमें पता चले, जिस चीज से हमें क्या है, अच्छे और बुरे के बारे में पता चले, उसे क्या कहते हैं? नैतिकता का सिद्धांत। जैसे जो ऋषि मुनि होते थे पहले जमाने के, उन्हें क्या है कि मेरा ऐसे करने से किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा, दुख तो नहीं हो रहा, नहीं, अगर हो रहा है तो मैं ये काम नहीं करूंगा। पहले ये होता था, लोग ये सोचते थे। अब क्या है? अब तो बस ये है मुझे फायदा होना चाहिए, बाकी किसी को कितना नुकसान हो मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। अब तो दूसरे को नुकसान करके अपना फायदा देखते हैं। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि मुझे चाहे अपने आप को कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन दूसरा क्या है, बंदा सही होना चाहिए। नैतिकता का सिद्धांत, यानी कि जहां वो अच्छे और बुरे के बारे में फर्क करता है उसे क्या कहते हैं? नैतिकता का सिद्धांत। ऋषि मुनियों में, मैंने कहा था ऋषि मुनिया बुढ़ापे में, जैसे ही लोग मैच्योर होते जाएंगे, बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा? लोगों के अंदर मैच्योरिटी ज्यादा आएगी। उन्हें पता चलेगा कि जो हमने किया था वो गलत किया था, या जो अब हमें वो बिल्कुल सही करना चाहिए। बच्चों को बताएं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए। तभी जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो हमसे अपना अनुभव शेयर करते हैं कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, और हमें उनकी चीजें माननी भी चाहिए। वो जो बता रहे हैं वो अपने अनुभव से, लेकिन हमें क्या लगता है वो गलत बता रहे हैं। इसलिए याद रखना, ये बुढ़ापे में और ऋषि मुनियों में अधिक होता है। आज के ऋषि मुनियों में नहीं। जैसे आज के ऋषि मुनि है भाई, वो तो तुम्हें सबको पता है आज के ऋषि मुनि क्या है। बस लोगों से ठगी करो, अपना काम जो बनता, बाकी लोग कैसे भी रहे उस चीज से कोई मतलब नहीं है। ये याद रखना। जो पहले टाइम के ऋषि मुनि थे, जिन्हें पैसे से, किसी की मोह माया से, किस संसार से कोई मतलब नहीं था। अब तो क्या है? अब तो बस ये है, अगर अच्छा ये बंदा ज्यादा पैसे वाला तो भगवान से ज्यादा इसकी वो करूंगा ज्यादा। क्यों? उसे पता है वो ज्यादा मुझे फायदा देगा, वो ज्यादा पैसे देगा। अभी कोई गरीब और कमजोर आ जाए, हाँ भाई ठीक है तेरा काम, चलो ठीक है हो जाएगा। यानी कि क्या है, जहां आप अच्छे और बुरे के बारे में फर्क कर सको उसे क्या कहते हैं भाई? सुपर ईगो या परमहम। ये चीज क्लियर है? तो मैं आपको एक चीज फिर दोबारा बता रहा हूं। व्यक्ति संरचना को फ्राइड ने 2 भागों में बांटा है। एक है स्थूल रूपरेखीय, दूसरा है गतिशील। स्थूल रूपरेखीय है, उसके अंदर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है।
किसने दिया है? फ्राइड ने दिया था। इसके अंदर मन के 3 पार्ट बताए हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। चेतन जो मन का होता है वो 1/10 भाग होता है, 10% होता है। या फिर मैं बात करूं तो वे वास्तविकता व्यक्ति को प्रेजेंट अवस्था से जोड़ता है, यानी कि वर्तमान समय से जोड़ता है। अगर मैं बात करूं अचेतन की, तो वो कटे अनुभवों को, हमारी दुखी बातों को, सभी को क्या भूलने में मदद करता है, और यह मन का 1/9 भाग है या 90% भाग है। अचेतन की बात हो रही है। अब बात होती है अर्धचेतन की। अर्धचेतन क्या है? जो अर्धचेतन वो है, वो चेतन और अचेतन की बीच की अवस्था है। जैसे आप बातों को भूल रहे हैं तो अचेतन काम कर रहा है, और जैसे आप उन भूली हुई बातों को याद कर रहे तो वो कौन सा मन काम करेगा? आपका चेतन मन काम करेगा। क्लियर है चीज? उसके बाद आता हूं मैं गतिशील पहलू पे। गतिशील जो पहलू है उससे भी क्या है, उसमें मन के कितने पार्ट होता है? 3 पार्ट बताए हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड के अंदर क्या होता है? उसके अंदर अचेतन मन काम करता है। ईगो के अंदर क्या होता है? चेतन मन। और जो आपका सुपर ईगो है उसके अंदर नैतिकता का सिद्धांत। ये चीज क्लियर है? तो सारी चीज मैं बता चुका हूं। आई होप आपको भाई सारी चीजें, इस टॉपिक से जुड़ी हुई सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो इसी के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को लाइक करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए गुड डे, टेक केयर।